बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 चैप्टर नंबर 5 जिस चैप्टर का नेम है जी सर्कुलर मोशन। स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो तो मोशन को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर नंबर 3 में। वहाँ पे हमारे पास मोशन लीनियर फॉर्म में थी, जिसमें हमने टॉपिक्स डिस्कस किए थे लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन और इसके साथ साथ लीनियर मोमेंटम को भी डिस्कस किया था। लेकिन आज के इस चैप्टर नंबर 5 में जो कि सर्कुलर मोशन का है, इसमें हम उसी तरह से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर मोमेंटम के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में जो हमारे पास इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इसको हम यहाँ पे बाद में स्टार्ट करते हैं, पहले हम यहाँ पे लीनियर और सर्कुलर मोशन को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अब स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो तो हमने लीनियर मोशन को कुछ इस तरह से अंडरस्टैंड किया था कि अगर आपका बॉडी इन अ स्ट्रेट लाइन अलोंग एक्स एक्सिस मूव करे तो ये जो मोशन है ये आपके पास लीनियर मोशन कहलाती है। इसी तरह से अगर आपका बॉडी इन अ स्ट्रेट लाइन अलोंग वाई एक्सिस मूव करे तो ये भी आपके पास मोशन क्या है, लीनियर मोशन है। अब स्टूडेंट्स, याद रहे कि ज़रूरी नहीं है कि आपका बॉडी अलोंग एक्स एक्सिस या अलोंग वाई एक्सिस मूव करे तो वो लीनियर मोशन होगी, बल्कि आप यूँ भी कह सकते हैं कि अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स के बिटवीन, इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स के बिटवीन पाथ आपका स्ट्रेट लाइन है तो ये मोशन भी आपके पास क्या कहलाती है, लीनियर या रेक्टिलिनियर मोशन कहलाती है। ठीक है जी। अब सर्कुलर मोशन क्या होती है? मोशन ऑफ अ बॉडीज इन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। ये हमारे पास स्टूडेंट्स, अगर एक बॉडी सर्कल में इस तरह से मूव करे तो ये बॉडी की जो मोशन है ये हमारे पास क्या कहलाती है, सर्कुलर मोशन। और यही सर्कुलर मोशन ऑफ अ बॉडीज में आल्सो बी कॉल्ड एंगुलर मोशन। तो इसे एंगुलर मोशन का भी नाम देते हैं। अब इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है? तो सबसे पहली एग्जांपल है जी मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन की मोशन होती है इसे हम सर्कुलर मोशन का नाम देते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट सेकंड एग्जांपल आप ले सकते हैं मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। सन के अराउंड जो अर्थ की मोशन है इसे भी हम सर्कुलर मोशन का नाम देते हैं। अब स्टूडेंट्स, याद रहे कि अगर आपका बॉडी इन हॉरिजेंटल प्लेन मूव करता है तो ये मोशन आपकी हॉरिजेंटल सर्कल में होगी। इसी तरह से अगर आपका बॉडी वर्टिकल प्लेन में मूव करता है तो ये आपके बॉडी की मोशन क्या होगी, इन अ वर्टिकल सर्कल होगी। तो अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट नोट आपने याद रखना है कि बहुत से स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन होती है कि सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन में क्या फ़र्क है। वो इन दोनों का अच्छे तरीके से फ़र्क नहीं समझ पाते। तो आपको यहाँ पे याद रखना है, गौर कीजिएगा कि अगर हमारे पास एक रिजिड बॉडी है, रॉड है, जिसको हमने रिजिड बॉडी कंसीडर किया हुआ है। अब वो रिजिड बॉडी, ये रॉड अगर इस फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड मूव करे तो ये जो इस रॉड की मोशन होगी इसे हम रोटेटरी मोशन का नाम देंगे। फिर से रिपीट कर देता हूँ कि इस होल रिजिड बॉडी की इस फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड ये जो मोशन होगी इस मोशन को हम रोटेटरी मोशन का नाम देते हैं। लेकिन याद रहे कि इस रिजिड बॉडी के ऊपर, इस रॉड के ऊपर ये जो छोटे छोटे पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं, इनमें से हर एक पार्टिकल की ये जो मोशन होगी इसे हम सर्कुलर मोशन का नाम देते हैं। अब यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आपने याद रखना है कि सर्कुलर मोशन में एक्सिस लाइज आउटसाइड द बॉडी। याद रहे कि जो आपका एक्सिस होता है वो बॉडी की आउटसाइड पे लाई करता है। किस मोशन में? सर्कुलर मोशन में। तो अब देखें, ये पार्टिकल है ना, इसकी मोशन क्या है, सर्कुलर मोशन। तो क्या इस पार्टिकल के अंदर ये एक्सिस लाई कर रहा है? नहीं कर रहा। तो याद रखिएगा, सर्कुलर मोशन में आपका जो एक्सिस है वो आउटसाइड ऑफ द बॉडी लाई करना चाहिए। इसी तरह से रोटेटरी मोशन में देखिएगा, एक्सिस लाइज इनसाइड द बॉडी। जिस एक्सिस के अराउंड आपका बॉडी रोटेट कर रहा होता है वो एक्सिस उस बॉडी की इनसाइड लाई करना चाहिए। तो हमने कहा था कि ये जो हमारे पास रिजिड बॉडी है, रॉड है, जब ये रोटेट करेगा तो इसकी मोशन को हम रोटेटरी मोशन का नाम देंगे। अब देखें, ये पूरा बॉडी है रॉड, तो उसके अंदर ये जो हमने एक्सिस लिया हुआ है ये उस बॉडी के अंदर यानी कि रॉड के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, लाई कर रहा है, इनसाइड लाई कर रहा है। तो इसीलिए हमने इस रॉड की मोशन को नाम दिया था रोटेटरी मोशन का। ये है इन दोनों में डिफरेंस। अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा, हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं
कि एंगुलर मोशन में हम जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करते हैं या मैयर करते हैं वो इन एंगल्स करते हैं। एंगल में हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को मैयर करते हैं। लेकिन चैप्टर नंबर 3 में आपको याद होगा लीनियर मोशन में हम जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट मैयर करते थे वो इन मीटर्स करते थे। तो लीनियर मोशन में लीनियर डिस्प्लेसमेंट को मीटर्स में मैयर किया जाता है और आज के इस सर्कुलर मोशन के टॉपिक में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम मैयर करते हैं वो एंगल्स में करते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एंगल्स में करेंगे, आप मीटर में भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए सर्कुलर मोशन में बेहतर यही है कि हम उसको एंगल्स में मेजर करें, वो हमारे लिए ज़्यादा इजी है। अब स्टूडेंट्स हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम डिफाइन करते हैं और समझते हैं बुक की डायग्राम से। लेट करें स्टूडेंट्स हमारे पास एक बॉडी है या पार्टिकल है जो इस पॉइंट ए से मूव करता है और इस पॉइंट बी तक मूव करता है, ठीक है। अब याद रहे कि सर्कल के सरकमफ्रेंस पे किसी भी दो पॉइंट्स के बिटवीन जो पोर्शन होता है इसे हम आर्क लेंथ का नाम देते हैं। आर्क लेंथ या फिर आर्क भी कह सकते हैं, सिंपल। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास ये सेंटर है सर्कल का, तो सर्कल के सेंटर से लेके सरकमफ्रेंस तक का जो डिस्टेंस होता है उसे हम रेडियस का नाम देते हैं। तो ये भी हमारे पास क्या है, रेडियस, और ये भी हमारे पास क्या है, रेडियस। अब इन दोनों पॉइंट्स के बिटवीन ये जो बनने वाला एंगल है इसे हम नाम दे देते हैं थीटा। अब यहीं से हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करते हैं और समझते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम थीटा से ही रिप्रेजेंट करते हैं। अब स्टूडेंट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इस आर्क लेंथ का इस सेंटर पे, अब ये सेंटर किसका है, सर्कल का, तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आर्क लेंथ का सर्कल के सेंटर पे बनने वाला एंगल बिटवीन टू रेडियाई इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। फिर से रिपीट कर देता हूँ कि इन दो पॉइंट्स के बिटवीन ये जो डिस्टेंस है इसे हम आर्क लेंथ का नाम देते हैं। अब इसी आर्क लेंथ का सर्कल के सेंटर पे बनने वाला एंगल बिटवीन टू रेडियाई ये क्या कहलाता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। अब इसका मैथमेटिकल फार्मूला भी हम यहाँ पे लास्ट में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमने इसको यहाँ पे डिफाइन कर दिया और इसको यहाँ से अंडरस्टैंड कर लिया है। और इसको हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, इसी यूएनडी को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिएगा। अब इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को स्टूडेंट्स हम यूँ भी डिफाइन कर सकते हैं, एमसीक्यूज में पूछा जाता है अक्सर कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन इज कॉल्ड। तो याद रखिएगा ये आपके पास क्या कहलाता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। अब स्टूडेंट्स इसके एसए यूनिट की बात कर लेते हैं। याद रखिएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो एसए यूनिट होता है उसे हम रेडियन कहते हैं, रेडियन, ठीक है। और इसे शॉर्टकट रिप्रेजेंट करते हैं रेड से, या रेड पढ़ सकते हैं। उसके अलावा अदर यूनिट्स क्या हो सकते हैं इसके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के, तो अदर यूनिट्स में स्टूडेंट्स याद रखिएगा रेवोल्यूशन जो है ये भी आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है। इसके अलावा आपके पास जो डिग्री है ये भी आपके पास यूनिट है जी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। इसके अलावा अगर आप साइकिल की बात करें तो ये भी आपके पास क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है। अब यहाँ पे छोटा सा इंपॉर्टेंट नोट याद रखिएगा, यहीं से हम एमसीक्यूज बनाते हैं, रेवोल्यूशन, डिग्री और रेडियन। तो यहाँ से स्टूडेंट्स एक एमसीक्यूज याद रखिएगा, नोट। वो क्या नोट आपने याद रखना है कि रेवोल्यूशन जो एंगल है ये ग्रेटर होता है रेडियन से, और रेडियन एंगल जो है ये ग्रेटर होता है डिग्री से। तो ये एमसीक्यूज आपने याद रखना है। अब स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज की, कि याद रखिएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है लेकिन इसकी डायमेंशन नहीं होती। मैं फिर यहाँ पे लिख देता हूँ कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो डेल थीटा है, या थीटा भी आप सिंपल कह सकते हैं, ये मैं आपको एंड पे समझाता हूँ कि डेल थीटा क्या है और थीटा क्या है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है हैज़ यूनिट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यूनिट रखती है, ठीक है जी। इसके अलावा नो डायमेंशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन नहीं होती, नो डायमेंशन, ठीक है जी। अब इसके अलावा जब एमसीक्यूज बनता है यहाँ से नो डायमेंशन का, तो वो अक्सर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन कुछ इस तरह से दे देता है। ये बात आपने याद रखनी है क्योंकि एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है
कि समटाइम्स ना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन इस तरह से दी होती है, l और l की पावर -1, और या फिर इसकी जगह आप यूँ भी कह सकते हैं l की पावर 0। अब देखें ये इससे कैंसिल हो जाएगा, आंसर 1 हो जाएगा, तो इसका मतलब डायमेंशन तो नहीं है। अब ये भी हो सकता है l की पावर 0, अब जिस चीज़ की पावर 0 होती है आंसर क्या होता है 1। तो इस तरह से ये भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को आप डायमेंशन में ले सकते हैं, यानी कि इसकी डायमेंशन नहीं है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन नहीं है। तो इस तरह के अगर ऑप्शंस आपके पास आए तो आप इसी ऑप्शन को ही सिलेक्ट कीजिएगा, ठीक है जी। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर MLT की फॉर्म में डायमेंशन आ जाए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन है तो नहीं, लेकिन MLT की फॉर्म में इस तरह से अगर ऑप्शन दी गई हो तो आप वही ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, m की पावर 0, l की पावर 0 और t की पावर भी 0। तो इस तरह की अगर ऑप्शन आपके पास गिवन हो तो आप इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन में सेलेक्ट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं नेचर की। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास एज अ वेक्टर भी ट्रीट किया जाता है और एज अ स्केलर भी ट्रीट किया जाता है। अब एज अ वेक्टर कब ट्रीट होगा और एज अ स्केलर कब ट्रीट होगा, इस बात को स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे समझना है। जब भी आप एंगल स्मॉल यूज़ करेंगे, जब आप एंगल स्मॉल यूज़ करेंगे तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एज अ वेक्टर ट्रीट होगा, और अगर आप एंगल लार्ज यूज़ करते हैं तो फिर आपका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा वो एज अ स्केलर के तौर पे ट्रीट किया जाएगा। अब स्टूडेंट्स हमने ये बात भी याद रखी हुई है कि जितनी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं या जिनको हम वेक्टर्स का नाम देते हैं, उनके लिए शर्त होता है कि वो वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या करें, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ओबे करें, सेटिस्फाई करें। अब लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, हमारे पास वेक्टर एडिशन में भी हमने पढ़ा था a + b = b + a के इक्वल आ रहा था। तो ये हमारे पास क्या था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी। तो हमारे पास अगर a + b = b + a आ जाए तो हम कहते हैं कि यहाँ पे हमारे पास लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो उनके रिजल्ट की जो भी हमारे पास वैल्यू या क्वांटिटी आती है उसको हम एज अ वेक्टर ट्रीट करते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे हमारे पास क्या लिया जा रहा है, एज अ वेक्टर। तो इसका मतलब होगा कि यहाँ पे लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का जो रूल है वो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। क्या मतलब कि del θ1 + del θ2 जो है वो इक्वल आएगा del θ2 + del θ1 के। अब इस केस में क्या होगा कि जो भी आप बॉडी इन एंगल्स पे मूव कर रहे हैं या रोटेट कर रहे हैं, उस बॉडी की जो सिमेट्री होगी ना वो सेम रहेगी, जिसकी वजह से ये क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। तो ऐसे केस में हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या करेंगे, एज अ वेक्टर ट्रीट करेंगे। और अगर आपके पास एंगल लार्ज आप यूज़ कर रहे हैं तो फिर क्या होगा, फिर जो del θ1 है + del θ2 ये इक्वल नहीं आएगा del θ2 + del θ1 के। तो इस केस में क्या होगा, आपके पास एंगल लार्ज होगा जिसकी वजह से बॉडी की जो सिमेट्री होगी वो सेम नहीं रहेगी, डिफरेंट होगी। तो जिसकी वजह से ये एंगल एक दूसरे के इक्वल नहीं आएंगे, तो यहाँ पे लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ओबे नहीं करेगा। तो इसीलिए हम इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को एज अ स्केलर ट्रीट करेंगे। तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं और इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। इसका एक और दूसरा तरीका है कि आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को एज अ वेक्टर ट्रीट कब करते हैं, फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम व्हेन डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 करना नहीं है, बस वो अप्रोच करे, नियरर हो 0 के। तो अब स्टूडेंट्स इसको कैसे समझेंगे कि देखें, अगर आपका एक बॉडी इस पॉइंट A से मूव करता है इस पॉइंट B तक, और ये दोनों पॉइंट्स आपस में क्या है, करीब हैं, बहुत करीब है, तो इनके बिटवीन का ये जो पोर्शन है इसे हम क्या नाम दे के आ रहे हैं, आर्क लेंथ का। तो याद रखिएगा, अगर दो पॉइंट्स इतने करीब हों कि उनके बिटवीन ये जो आर्क लेंथ है ये एक पोजीशन वेक्टर बन जाए, ये एक पोजीशन वेक्टर बन जाए, तो इस टाइम इन दो पॉइंट्स के बिटवीन ये जो बनने वाला एंगल है del थीटा, इसे स्टूडेंट्स हम एज अ ट्रीट करते हैं वेक्टर। ठीक है, फिर से रिपीट कर देता हूँ कि अगर इन दो पॉइंट्स के बिटवीन ये जो आर्क लेंथ है ये पोजीशन वेक्टर बन जाए, यानी कि ये दो पॉइंट्स इतने आपस में करीब हों कि इनके बिटवीन जो आर्क लेंथ है वो एक पोजीशन वेक्टर बन जाए, तो फिर इन दो पॉइंट्स के बिटवीन ये जो बनने वाला एंगल है, मींस के एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, इसे हम ट्रीट करेंगे एज अ वेक्टर। ठीक है जी। तो अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं डायरेक्शन की।
तो डायरेक्शन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की कहाँ होगी, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, याद कर लें, आपकी बुक में मेंशन किया हुआ है। या फिर जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रोटेशन होती है। अब उस डायरेक्शन को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो हमारे पास मेथड है राइट हैंड रूल, और उसके अलावा हमारे पास दूसरा मेथड है स्क्रू रूल। ठीक है, तो इनको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा कि अगर हमारे पास प्लेन में एक बॉडी की जो मोशन है वो किस तरह से स्टूडेंट्स, एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे देख सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर आपके पास एक बॉडी की प्लेन में जो मोशन है वो एंटी क्लॉकवाइज हो, एंटी क्लॉकवाइज, तो आप हमें बताएं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इस केस में क्या होगी। तो उस डायरेक्शन को हम फाइंड आउट करेंगे राइट हैंड रूल को अप्लाई करके। तो इसको आपने इस तरह से याद रखना है कि जिस डायरेक्शन में आपकी रोटेशन हो, जिस तरह आपकी रोटेशन हो, उसी डायरेक्शन में आपने अपने राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करना है और थंब को आपने खाली छोड़ देना है। जो थंब है ये आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन बताएगा। फिर से रिपीट कर देता हूँ, जो आपकी रोटेशन की डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में आप अपनी फिंगर्स को कर्ल करवाएं और थंब को जैसे ही छोड़ेंगे ये थंब आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन बताएगा। तो अब देखें ये रोटेशन है हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज, तो मैं फिंगर्स को क्या कर रहा हूँ, ये देखें एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हूँ। ठीक है, बाहर की तरफ नहीं करना, इन साइड करना है रोटेट। तो ये फिंगर्स इन साइड में रोटेट कर रहा हूँ। थंब को जैसे ही छोड़ूंगा तो ये थंब हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन बता रहा है। अब ये थंब की डायरेक्शन आप लोगों की तरफ है, मीन्स कि इस बोर्ड से आउटसाइड है। तो इसका मतलब मैं इसे कह सकता हूँ कि अगर हमारे पास आउट टू द पेज या आउट टू द बोर्ड डायरेक्शन है थंब की, तो इसका मतलब है कि इस जगह पे मैं एक लाइन ड्रा नहीं कर सकता। देखिए ना, ये डायरेक्शन है ना थंब की, तो मैं यहाँ पे लाइन तो ड्रा नहीं कर सकता। तो इस आउट ऑफ द पेज या आउट टू द पेज की जो डायरेक्शन है इसको मैं क्या कर नाम दूंगा, अपवर्ड का। तो मैंने यहाँ पे इस डायरेक्शन को क्या कर दिया जी, अपवर्ड मेंशन कर दिया। तो आउट टू द पेज के लिए मैं क्या शो कर रहा हूँ, अपवर्ड। ठीक है, तो ये हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन आ गई अपवर्ड, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। अब यहाँ पे छोटा सा पॉइंट याद रखिएगा, अगर डायरेक्शन अपवर्ड हो तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास पॉजिटिव होगा। या फिर आप यूँ भी याद कर सकते हैं कि अगर आपके पास रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हो तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है जी, पॉजिटिव होगा। अब स्टूडेंट्स उससे नेक्स्ट देखें, यहाँ पे अगर हमारे पास रोटेशन क्लॉकवाइज हो, अगर रोटेशन क्लॉकवाइज हो इस तरह से, तो फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, तो फिर वही राइट हैंड रूल अप्लाई करें। अब फिंगर्स को क्लॉकवाइज रोटेट करें, ये देखें ऐसे क्लॉकवाइज, तो थंब क्या है, डाउनवर्ड। यानी कि अगर मैं इस तरह से देखें, ये क्लॉकवाइज है ना, ये क्लॉकवाइज आ रहे हैं, घड़ी की तरह चल रहे हैं। तो इसका मतलब ये फिंगर्स कर्ल कर रही हैं क्लॉकवाइज, थंब जा रहा है इस बोर्ड की इनसाइड। ठीक है, इन टू द पेज या इन टू द बोर्ड। अब ये जो इन टू द पेज की डायरेक्शन है इसको हम डाउनवर्ड शो करेंगे। क्यों? क्योंकि ये देखें, ये ऐसे अगर मैं इसको रखूं तो ये फिंगर्स कर्ल कर रही हैं क्लॉकवाइज और थंब जा रहा है डाउनवर्ड। तो इन टू द पेज के लिए मैं डायरेक्शन डाउनवर्ड यूज़ कर रहा हूँ और आउट टू द पेज के लिए मैंने डायरेक्शन क्या यूज़ की थी, अपवर्ड की थी। तो ये हमारे पास डायरेक्शन क्या है जी, डाउनवर्ड। तो अगर डायरेक्शन आपके पास डाउनवर्ड है तो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा उसे हम नेगेटिव लेंगे। क्या लेंगे? नेगेटिव। या फिर आप यूँ भी कह सकते हैं कि अगर आपकी रोटेशन क्लॉकवाइज है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, नेगेटिव। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक छोटा सा एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है कि आपको वो ये डायरेक्शन दे दे, ये वाली एंटी क्लॉकवाइज की, और यहाँ से जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है वो आप डॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि वो इस तरह से भी दे सकता है। ठीक है, अब ये रोटेशन वो हटा देगा एमसीक्यूज में, सिर्फ यहाँ पे डॉट लगा देगा और बाहर एक लूप बना देगा, और वो आपसे पूछ सकता है कि इस टाइम आप बताएं कि जो हमारे पास रोटेशन है वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो आपको मालूम होगा कि ये जो डॉट है इसका मतलब क्या है कि हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपवर्ड है। तो आप थंब को अपवर्ड सेट करेंगे और फिंगर्स को कर्ल करवाएंगे तो ये आपके पास रोटेशन की डायरेक्शन आ जाएगी एंटी क्लॉकवाइज। तो आप एंटी क्लॉकवाइज वाली ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। इसी तरह से हमने यहाँ पे देखा था डायरेक्शन इन टू द पेज थी, तो इन टू द पेज के लिए जो हम डायरेक्शन यूज़ करते हैं वो क्या है, सिंबल है क्रॉस का।
तो अगर वो क्रॉस दे दे तो आप समझ जाएंगे कि हमारे पास जो डायरेक्शन है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वो डाउनवर्ड है। तो ये छोटे छोटे एमसीक्यूज यहाँ से बन सकते हैं। अब जी स्क्रू रूल क्या है, सेम उसी तरह का रिजल्ट आएगा, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। जब स्टूडेंट्स आप इसको क्या करते हैं, टाइट करते हैं, जब आप इसको टाइट करेंगे तो फिर आपके पास जो रोटेशन होगी वो क्या होगी, क्लॉकवाइज। देखें इस तरह से आप टाइट करते हैं ना, तो जैसे जैसे टाइट करते जाएंगे ये नीचे चलता जाएगा, यानी कि इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, डाउनवर्ड। तो हम इसको कैसे कर रहे हैं जी, टाइट कर रहे हैं, तो इसकी रोटेशन क्या होगी, क्लॉकवाइज। तो अब आप देख सकते हैं अगर इसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो फिंगर्स को आप कर्ल करें क्लॉकवाइज, थंब नीचे की तरफ, तो सेम यही केस आ रहा है। ठीक है, तो क्लॉकवाइज जब भी आप इसको टाइट करेंगे तो ये नीचे टाइट होता जाएगा, नीचे चलता जाएगा, ऊपर से इसका पोर्शन कम होता जाएगा, तो इसका मतलब इसकी डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड। तो अगर डायरेक्शन डाउनवर्ड तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, नेगेटिव। इसी तरह से जब आप इसको क्या करेंगे, अनटाइट करेंगे, तो फिर स्टूडेंट्स क्या होगा, ये ऊपर की तरफ निकलेगा, बाहर की तरफ निकलेगा, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, अपवर्ड होगी। ठीक है जी, डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड। तो इसका मतलब आप इसको क्या कर रहे हैं, अनटाइट। तो अनटाइट जब करेंगे तो इसकी जो हमारे पास रोटेशन होगी वो स्टूडेंट्स क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज होगी। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये आपके पास क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी, रोटेशन होगी, सॉरी। अब यहीं से हम एक एमसीक्यूज बना लेते हैं कि अगर स्टूडेंट्स आपकी रोटेशन एक्स वाई प्लेन में हो, अगर रोटेशन एक्स वाई प्लेन में हो तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो किस एक्सिस के अलॉन्ग होगी। तो याद रखिएगा जो यहाँ पे मिसिंग है ना एक्सिस, उसी के अलॉन्ग होगी। तो एक्स वाई प्लेन के अलॉन्ग आपके अगर रोटेशन है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन किधर होगी जी, जी एक्सिस के अलॉन्ग, जी एक्सिस के अलॉन्ग। अगर आपकी वाई जी प्लेन में रोटेशन है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, यहाँ पे देखें मिसिंग कौन सा है, एक्स, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगी। इसी तरह से अगर आपको जी एक्स प्लेन के अंदर रोटेशन दे तो फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है वो किधर होगी, एक्स जी है, मिसिंग कौन सा है, वाई, तो वाई के अलॉन्ग आपके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी। तो इस तरह से छोटे छोटे ये एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं एक शॉर्ट क्वेश्चन के रिलेशन बिटवीन द लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हम एक मैथमेटिकल फार्मूला बनाते हैं जिसमें हमारे पास लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी हो और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी। तो आपकी बुक ने कुछ इस तरह की एक डायग्राम ली हुई है जिसमें हमारे पास ये सेंटर है सर्कल का, और यहाँ पे हमारे पास एक बॉडी है जो कि पॉइंट P1 से, या इसको A भी आप कंसीडर कर सकते हैं, मूव करता है और पॉइंट B तक। ठीक है जी, तो अब हमें ये मालूम है कि सर्कल के सेंटर से लेके किसी भी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है उसे हम रेडियस R का नाम देते हैं, और इन दो पॉइंट्स के बिटवीन ये जो बनने वाला स्टूडेंट्स एंगल है ये हमारे ने नाम दिया था थीटा, और यही हमारे पास क्या कहलाता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। और सर्कल के सरकमफेरेंस पे किसी भी दो पॉइंट्स के बिटवीन जो पोर्शन होता है उसे हम क्या नाम देते हैं, आर्क लेंथ का नाम देते हैं, और इसे हमने एस से डिनोट किया था अभी प्रीवियस डायग्राम में। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे गौर करें कि जैसे जैसे मैं इस पॉइंट को आगे बढ़ाता जाऊँ तो ये आर्क लेंथ बढ़ती जाएगी, तो आर्क लेंथ के बढ़ने के साथ साथ ये एंगल भी बढ़ता जाएगा। तो इसका मतलब मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि जो आर्क लेंथ है स्टूडेंट्स, आर्क लेंथ ये हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जी किसके, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थीटा क्या है ना, तो थीटा क्या है हमारे पास यहाँ पे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है जी, तो ये हमारे पास मैथमेटिकल फार्मूला बन गया। अब स्टूडेंट्स इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाकर हम यहाँ पे कांस्टेंट और इक्वालिटी का साइन यूज़ करेंगे। तो ये आगे जी आर्क लेंथ को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं एस के साथ, और इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाकर इक्वालिटी और एक कांस्टेंट यूज़ करेंगे, कांस्टेंट। और ये जो हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ये क्या है, थीटा, तो ये आ गया जी थीटा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इस कांस्टेंट को हम यहाँ पे नाम दे देते हैं आर का, ये जो आर रेडियस है,
तो ये कांस्टेंट रिप्लेस कर दिया जाएगा आर के साथ और ये आ जाएगा थीटा। तो यहाँ पे हमारे पास ये एक रिलेशन बन गया S इज इक्वल टू आर थीटा। तो यहाँ पे हमारे पास S क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, जिसको हमने आर्क लेंथ का नाम दिया हुआ है, और थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये एक मैथमेटिकल फार्मूला बन गया जिसमें से हम थीटा को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से थीटा को कैलकुलेट करें, ये R इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो थीटा आ जाएगा स्टूडेंट्स S ओवर R के इक्वल। अब S क्या है, आर्क लेंथ, तो आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। तो ये आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मैथमेटिकल रिलेशन आ गया है। ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स यहाँ से हम एंगल को डिस्कस करेंगे। तो अगर मेरे पास ये एक कंप्लीट वन रोटेशन हो, एक वन कंप्लीट रोटेशन यानी कि एक रेवोल्यूशन, तो इसमें स्टूडेंट्स रेडियन कितने होंगे, तो याद रखिएगा कितने रेडियंस होंगे, 2 पाई रेडियन। ठीक है। और एक रेवोल्यूशन में डिग्रीज कितनी होंगी, 360 डिग्री। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी। यहीं से आपकी बुक पर एक MCQs बनाया हुआ है कि 1 रेडियन जो है, 1 रेडियन वो कितने डिग्री के इक्वल है। तो यहाँ से 1 अपनी जगह पे, 2 पाई क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये बन जाएगा 360 डिवाइड बाय 2 पाई। तो इसको अगर आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट्स आपके पास आंसर आएगा 57.3 डिग्री। तो एक रेडियन जो है वो कितने डिग्री के इक्वल होगा जी, 57.3 डिग्री के इक्वल आएगा। तो ये आपके पास इम्पॉर्टेंट MCQ है। अब स्टूडेंट्स अगर मैं इसी एंगल को हाफ करता जाऊँ या रेवोल्यूशन को हाफ कर दूँ, यानी कि पहले हमारे पास एक कंप्लीट रेवोल्यूशन थी, पूरा चक्कर था, अब मैं क्या कर देता हूँ, इसको हाफ कर देता हूँ ये यहाँ तक। तो ये हमारे पास क्या है, हाफ रेवोल्यूशन। तो इस हाफ रेवोल्यूशन में कितने रेडियन होंगे, तो यहाँ पे देखिए इसको मैं हाफ कर देता हूँ, ये स्टूडेंट्स हाफ रेवोल्यूशन। तो इसमें कितने रेडियन होंगे, इसको भी हाफ कर दें तो पाई आ जाएगा, पाई रेडियन। और इधर से अगर हाफ करें तो क्या आ जाएगा, 180 डिग्री। तो यहाँ से भी आप चाहें तो 1 रेडियन निकाल सकते हैं, पाई इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 180 डिवाइड बाय पाई का फिर आंसर यही आएगा। लेकिन अगर स्टूडेंट्स यहाँ से वो आपसे पूछ ले कि 1 डिग्री किसके इक्वल है, तो यहाँ से 1 डिग्री जो है ये किसके इक्वल आएगा, कितने रेडियन के इक्वल आएगा। तो वो आप यहाँ पे देख लें, ये पाई अपनी जगह पे, 180 इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो रेडियन अपनी जगह पे। अब आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करें तो पॉइंट पे भी आंसर आ सकता है, और अगर यही ऑप्शन गिवन होंगी तो आप सेलेक्ट कर लेंगे पाई बाय 180 वाली, और अगर इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करें तो 0.0147 रेडियन आता है। तो 1 डिग्री में इतने रेडियंस होंगे। ठीक है। अब मज़ीद स्टूडेंट्स अगर आप 1/4 रेवोल्यूशन देखें, यानी कि इसका भी हाफ करें, ये सिर्फ इतना पोर्शन हम देखना चाहें, ठीक है, तो ये हमारे पास क्वार्टर बन रहा है ना। ठीक है। तो इसकी अगर हम बात करें 1/4 रेवोल्यूशन की, तो इसमें कितने डिग्रीज होंगे स्टूडेंट्स, सॉरी पहले रेडियन कर लेते हैं, पाई बाय 2 रेडियन होंगे, और डिग्रीज कितनी होंगी, 180 को अगर हम 2 पे डिवाइड करें तो 90। तो यहाँ पे देख सकते हैं एंगल क्या बन रहा है, 90 बन रहा है। ठीक है जी। इसका और मज़ीद अगर हाफ करें तो ये आ जाएगा 45, और ये आ जाएगा स्टूडेंट्स पाई बाय 4 रेडियन, और ये आ जाएगा आपके पास 1/8 रेवोल्यूशन। ठीक है। इस तरह से आप इसको मज़ीद हाफ कर सकते हैं। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ से MCQs कैसे बनेंगे और इनकी चेंजिंग कैसे होगी, यानी कि आपको कन्वर्जन आनी चाहिए कि डिग्री से रेडियन में जाना हो तो कैसे करते हैं, अगर रेवोल्यूशन से रेडियन में आना हो तो क्या करना है। तो इसके लिए बड़े इंपॉर्टेंट MCQs हैं, इनको तैयार कीजिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ले लेते हैं जी डिग्री, ये आ गया जी डिग्री, और उसके बाद क्या है रेडियन, ये आ गया रेडियन, और लास्ट में क्या है रेवोल्यूशन, तो ये आ गया रेवोल्यूशन। ठीक है। अब याद रखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ से करना चाहें चाहे यहाँ से करना चाहें एक ही बात है, तो मैं यहाँ से आपको समझा देता हूँ। अब डिग्री से अगर रेडियन में जाना हो, अगर डिग्री से रेडियन में जाना हो, डिग्री से रेडियन में, तो 180 इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो इसका मतलब आप मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 से, पाई बाय 180 से आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ना 180 इधर आ जाएगा, पाई बाय 180, पाई बाय 180 को क्या करेंगे, वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे।
और अगर आपने रेडियन से डिग्री में जाना हो तो फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स किससे, मल्टीप्लाई करेंगे 180 डिवाइड बाय पाई से। इसी तरह से स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अगर रेडियन से रेवोल्यूशन में आना हो, रेडियन से रेवोल्यूशन में जाना हो तो पाई क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 2 पाई से आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 2 पाई से आप डिवाइड करेंगे। अगर आपने रेवोल्यूशन से रेडियन में जाना हो, रेवोल्यूशन से रेडियन में जाना हो तो फिर क्या करेंगे, ये रेवोल्यूशन और आप रेडियन में आ रहे हैं तो 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 पाई से। ठीक हो गया जी। अब स्टूडेंट्स लास्ट में देखते हैं कि अगर आप डायरेक्ट डिग्री से रेवोल्यूशन में आ रहे हो, अगर आप डिग्री से रेवोल्यूशन में आ रहे हो तो ये डिग्री है, ये रेवोल्यूशन है, तो 180 इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई और इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 को 180 से 360, तो इसका मतलब आप डिवाइड करेंगे 360 से। ठीक है जी। और अगर आप रेवोल्यूशन से डायरेक्ट डिग्री में आ रहे हो, रेवोल्यूशन से डायरेक्ट डिग्री में, तो फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 360 से। तो ये है स्टूडेंट्स इसकी कन्वर्जन का तरीका। तो ये थी हमारे पास आज की डिस्कशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और अपने इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।